नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दीवानगी की हद तक का पार्ट 11 देखेंगे। इससे पहले 10 पार्ट को हमने अपने चैनल पर अपलोड कर लिया। आपको चाहिए तो आप उसे देख सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो वंश होता है वो राहत को अपने डैड की शादी में ले जाता है, वहाँ पर अपनी डैड की बेइज्जती करके वहाँ से वापस चला आता है। उसके बाद जो राहत होती है उसको उसके अंकल की कॉल आती है, जो उसे बताने वाला था कि उसके पता का कत्ल किसने किया था। वह उसे लड़के के गेटअप में बुलाता है और जैसे ही वह उससे अंकल से मिलती है वह उसको वहाँ रेड एरिया में ले जाता है। वो उससे कहता है कि आप लड़के ही रहोगे, लड़की की तरह नहीं दिखने चाहिए, अगर दिख जाओगे तो वहाँ से नहीं आ पाओगे। लेकिन हकीकत क्या होती है, हकीकत कुछ और होती है। वह वहाँ जाकर के लड़की को बेच देता है। कैसे बेचता है, कैसे वहाँ ले जाता है, क्या उससे कहता है, वो सारी बातों को देखने के लिए आपको वहाँ पर हमारे पिछले एपिसोड को देखना होगा। इस एपिसोड में हम नेक्स्ट की कहानी को आपको सुनाते हैं। वह आदमी अपनी बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए, साले काली, तेरी अकल क्या घुटनों में गई है? मारना चाहता है इस लड़की को। साले, तेरी वजह से इस लड़की को इतनी चोट लग गई, अब क्या महफिल में तू नाचेगा? साला कुत्ता कमीना कहीं का, अगर ये लड़की बेहोश हो गई ना तो मैं तुझे लहंगा चोली पहनाकर सभी के सामने नचाऊंगा। उसको गाली देता है, लड़की को आराम से ले जा। तभी उन सभी के कानों में एक ठंडी आवाज़ आती है, महफिल भी बनेगी और महफिल में नाचेगा भी तू। बस नाचने का शौक है ना तुझे? बिना कपड़े के सबके सामने ना नचाता हूँ। यह आवाज़ सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। वही राहत जो अपनी आधी आंखें खुली हुई थी, वह सब देख ही रही थी। वह किसी काले साये को देखते देखते खामोशी से बेहोश हो जाती है। वह काला साया उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वह साया राहत के पास धीरे धीरे कदमों में आ रहा था। उसने पूरी तरह से अपने आप को काले कपड़ों में कवर कर रखा था। वह अपने घुटनों के बल बैठकर राहत के बालों को उसके कानों के पीछे कर देता है, जिससे राहत के सर पर लगी चोट दिखने लगती है। वह ज़्यादा गहरी नहीं थी, पर हाँ इतनी ज़रूर थी कि वह खून बहने लगा था। वहीं पर वह साया राहत के उसी चोट लगी हुई जगह पर अपनी उंगली को रख देता है, जिससे उसकी दोनों उंगली पर राहत का खून आने लगता है। उस खून को देखकर उसकी आंखें बंद करके अपने मांस पर अपनी उड़ी हुई नीचे कर देता है। वह अपनी डेडली सिल्वर आइज में खून को देखते हुए ठंडी आवाज़ में बैठ 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 कैंडी, हर बार मैंने कहा था कि मासूमियत बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्यों किसी पर ट्रस्ट करती हो? अब ट्रस्ट किया तो देखो इसके बदले तुम्हें क्या मिला। और तुम्हें इस ट्रस्ट को किसी और को देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हें इसकी सज़ा तो मिल रही है। फिलहाल तो तुम्हें जिसने चोट पहुंचाया है, पहले उसे हेल में पहुंचाकर आता हूँ। कहते हुए वह साया सबकी तरफ देखने लगता है। यह साया और कोई नहीं, वंश था, जो सभी की तरफ देखकर मुस्करा रहा था। उसकी मुस्कान के सभी से अजीब से एक अलग सा डर महसूस होने लगा था। वही वंश की स्माइल अब हंसी में बदल चुकी थी। वह किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। उसके ये हंसने से वहाँ पर मौजूद हर एक शख्स अब डरने लगा था। वंश ऐसे ही हंसे जा रहा था, तभी दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से ब्लैक क्लॉथ वेयर किए बॉडीगार्ड, जिसके हाथों में वेपन मौजूद थे, वह सभी एक एक करके पूरे विला को घेर लेते हैं। उस पूरे विला को सारे बॉडीगार्ड घेर लेते हैं, जिससे यह पता लगाना मुश्किल था कि आखिर वह कितने हैं। शायद 1000 होंगे या हज़ारों के ऊपर, यह तो नहीं पता। पर हाँ, उन सभी के मास्क पर ब्लैक नाइट लिखा हुआ था, जो सिल्वर कलर का था। वही एक अंकल जिसने राहत को यहाँ पर लाया हुआ था, अब उसके हाथ पर कांपने लगते हैं, क्योंकि वंश उसे अजीब नज़रों से देख रहा था, जिससे वह वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है कि तभी उनमें से 2 बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं और उसे पीटना शुरू कर देते हैं। वह उसे ज़मीन पर लेटाकर अपने हाथों से पीटने लगते हैं। उसकी आवाज़ है उस हेल में सुनाई देती है, जिससे सभी की रूह कांप उठती है, क्योंकि वह आवाज़ कम और रोने की आवाज़ ज़्यादा थी।
उसके चिल्लाने से हर किसी को बहुत डर लग रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था कि यह सब अब मौत के नज़दीक है। वही वंश काली जिसने राहत को जमीन पर फेंका था उसकी तरफ बढ़ जाता है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर काली के पैर कांपने लगते हैं। वह जल्दी से उसके घुटनों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए, मालिक माफ़ कर दे, मालिक माफ़ कर दे, इस लड़की को आप ले जाओ पर मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ उस लड़की के पीछे जो भी आया उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पर मालिक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वंश काली की बातों पर उसे जोर से लात मार देता है जिससे वह जमीन पर लेट जाता है। तो वंश अपने सूंड की नोक से काली की चिन्ह के ऊपर करते हुए मुस्कुराते हुए, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है? क्या सच में तेरे जैसे कौड़ियों के नौकर नाइट को किसी की ज़रूरत है? क्या सच में भास्मा? हाँ, क्या ब्लेक अब किसी काम के नहीं रहे? यह सुनकर भस्मा अपना सर झुका लेता है। उसके सामने खड़ा होकर, ब्लेक नाइट, डू यू वांट टू हैव अ ट्रायल? वंश भस्मा की बात सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, हाँ ट्रायल, इंटरेस्टिंग, लेट्स सो। तब तक मैं अपनी कैंडी को अच्छे से देख कर आता हूँ, कहते हुए वंश राहत की तरफ बढ़ जाता है। उसने अपने 2 कदम से आगे लिए होंगे, उससे चीखने की आवाज़ सुनाई देती है जिसे सुनकर मुस्कुराने लगता है। वह राहत की तरफ बढ़ते बढ़ते उस आदमी के बॉडीगार्ड की चीखें उसके कानों तक बंद हो जाती हैं क्योंकि वह सभी मर चुके थे और वहाँ पर एक अलग सी खून की होली रंगी हुई थी जिसके द्वारा वह ब्लड जोन लग रहा था। अब बचे थे सिर्फ 3, वो आदमी, अंकल और काली। बस राहत को एक अच्छी सी चेयर पर बैठा देता है। राहत उस समय बेहोश थी पर उसके गोरे चेहरे पर अंगुलियों के निशान साफ साफ दिखे जा सकते थे जिससे उसके ओंठों पर हल्का सा खून भी आ चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर वंश, जिसका चेहरा अब तक पूरी तरह शांत दिख रहा था, अब वह एक डोमेन लग रहा था। उसकी सिल्वर आईज जिसने अब ब्लडी लॉस्ट दिख रहा था। वह जैसे ही पीछे घूमता है हर कोई अपना सर नीचे करता है। यहाँ तक कि भास्मा की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वह वंश की तरफ नज़र उठा के देखे क्योंकि इस समय वंश उसे कोई हेल राक्षस जैसा लग रहा था जिससे हर किसी के हाथ पैर कांपने लग रहे थे। उसके चेहरे पर पसीना साफ साफ देखा जा सकता था। वह साफ साफ वहाँ पर डार्क ऑरा फील कर रहा था। उसके कदम खुद ब खुद पीछे हो जाते हैं। वही बस अपना हाथ आगे करता है तो भस्मा उसके हाथों में एक डेडली नाइफ, जो वंश का सबसे परफेक्ट वेपन है, उसके हाथ में रख देता है। अगर बात करें डेडली नाइफ की तो वह सब कुछ अलग ही तरह का बना हुआ था। उसे देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि अगर इसका एक हल्का सा भी कट लगा तो उसका क्या ज़्यादा जख्म दे सकता है। वही वंश डेडली नाइट अपने हाथों में लिए पहले वह अंकल की तरफ बढ़ जाता है। वह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसके बालों को पकड़कर नाइफ को उसके चेहरे की तरफ ले जाता है, गोल गोल कर उसके चेहरे पर घुमाते हुए, मेरी कैंडी ने तुम पर ट्रस्ट किया था जो वह मुझ पर नहीं करती। अब देखो उसने तुम पर ट्रस्ट करके क्या मिला उसे। इससे बहुत बार कहा था कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर उसने किया। अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। मेरी कैंडी का प्रिंसलेस ट्रस्ट तोड़ने की सज़ा होती है, कहते हैं। बस उस नाइफ को उस अंकल के चेहरे के गोल घुमा देता है और खुद साइड में खड़ा हो जाता है। देखते देखते उस अंकल के चेहरे से उसकी स्किन बाहर निकलती है और उसका सर दिखने लगता है। इसी के साथ उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर भास्मा एक गहरी सांस लेता है। उसे उम्मीद भी यही थी। वहाँ पर उस अंकल की हालत देखकर काली और आदमी दोनों ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, भीख मांगने लगते हैं। वहीं वंश अंकल को वैसे ही छोड़कर काली की तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर खून की कुछ बूंदें तो आ चुकी थी जिससे वह और भी ज़्यादा भयानक लग रहा था।
वो काली की तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराते, क्या हुआ, डर रहा है? पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, देखो। कहते हुए वंश अपने नाइफ को काली के सामने कर देता है, जिससे काली डर से कांपने लगता है। वह जल्दी से अपना सरना में हिलाने लगता है। वह अपनी लड़खड़ाती जबान में, मालिक, मालिक, छोड़ दो ना, देखो, देखो, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसे काम पर नहीं आऊँगा, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊँगा, माफ़ कर दो, पूरी ज़िंदगी आपकी गुलामी करूँगा। इस पर बंस अपनी गर्दन टेढ़ी करके मुस्कराने लगता है। वह उसकी हाथों को देखता है, उसके उस हाथ को पकड़ता है जिस हाथ से उसने राहत के बाल पकड़े थे और उसे जोर से वहाँ पर फेंका था। वही उस हाथों को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, इन्हीं हाथों से तूने मेरी कैंडी को ज़मीन पर फेंका था ना? अगर यह हाथ न रहे तो? कहते हुए पागलों की तरह उस हाथ को देखते हुए हंसने लगता है। फिर एक ही बार में उसके हाथ को बेरहमी से काट देता है, जिससे काली जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी चीखने की आवाज़ सुनकर वंश गहरी सांस लेकर उस नाइफ को बिना देर करके उसकी गर्दन के बीचों बीच डाल देता है, जिससे काली की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उन आंखों से खून आने लगता है और वह जमीन पर ही मर जाता है। वही वंश उस नाइफ को अपने हाथों में लिए उसे गोल गोल घुमाते हुए गहरी सांस लेके, ओह माय हार्ट व्हेन समवन शूट लाउड देन मी, और यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहते हुए वह अपनी जगह पर खड़ा होकर उस आदमी की तरफ जाकर मुस्कुराते हुए, अब तुम्हारी बारी, तुम्हें बहुत नचाने का शौक है ना? चलो मैं आज तुम्हें नचाता हूँ, अपने कपड़े उतारो और यहाँ पर नाच के दिखाओ, तब मैं कुछ सोच लूँगा। कहते हुए वंश उस आदमी की तरफ जाकर राहत जिस पर है उसकी तरफ चला जाता है। वह राहत के चेहरे को गौर से देखता है, फिर उसे अपनी गोद में उठाकर उसी चेयर पर बैठकर उसे अपनी लैप पर बैठा लेता है। वही वंश की इन बातों पर वह आदमी सभी की तरफ देखता है तो सभी आराम के साथ उसे देख रहे थे। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, पर उसे अपनी जान प्यारी थी, जिसकी वजह से वह एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगता है। वह अपने बॉक्सी में ही था। यह देखकर बस गर्दन टेढ़ी करके, लड़कियों को तो तुम कपड़े उतारते हो, अब तुम्हें कौन सी शर्म आ गई? तुम बहुत बुरी बात, दैट नॉट फेयर, कम ऑन, इसे बचा कर क्यों रखा है, इसे भी उतार दो। यह सुनकर आदमी पूरी तरह से डर जाता है। उसके पास कोई भी उम्मीद नहीं थी। वह धीरे धीरे करके अपने सारे कपड़े उतार देता है। तभी वंश, जिसने राहत के चेहरे को अपने सीने पर रखा था, उसके बालों को सहलाते हुए उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराकर, भस्मा, जरा कोई अच्छा सा गाना लगा दो, वैसे भी बहुत थक चुका हूँ, थोड़ा सा तो एंटरटेनमेंट कर ही सकता हूँ। यह सुनकर भस्मा अपना सिर हिला देता है और वहाँ के म्यूजिक सिस्टम को ऑन करके गाना लगा देता है, जिससे वह आदमी नाचने लगता है। उसे बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। वह था तो ठेके का मालिक, पर आज तो वह नचनिया बन चुका था। वह आदमी सभी के सामने आकर नाचने लगता है। तभी गाना भी शुरू हो जाता है और उसी के हिसाब से वह नाचना भी शुरू कर देता है। वही वंश के बॉडीगार्ड जो खड़े थे, वह अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसके ऊपर फेंकने लगते हैं, जैसे वह कोई नचनिया हो, जिस पर वह आदमी और भी बेइज्जती महसूस करने लगता है। वह आदमी वैसे भी नाच रहा था। तभी वंश जिस तरह से मुस्कुराते हुए भस्मा की तरफ देखकर भस्मा अपने एक आदमी की तरफ इशारा कर देता है, तो उसके हाथों से एक स्वॉर्ड, जिसका नाम कटाना, उसे निकालकर एक ही झटके में उस आदमी का सर उसके शरीर से अलग कर देता है। वह नाचते नाचते वहीं पर लेट जाता है। उस आदमी के मरने के बाद वंश राहत को गर्दन को स्मेल करते हुए सामने देखकर अपनी आंखें बंद करके हैवी ब्रेथ करते हुए अपनी आंखें खोलकर अपनी गर्दन को टेढ़ी करके बड़ी सी मुस्कुराहट लिए डेंजरस वॉइस में, द लोस्ट एयर ऑफ मर्डर एक सुकून है इस एयर में, तुम्हें पता है
यह हवा मुझे यह महसूस करा देती है कि मैं एक नाइट हूँ। आई एम अ वर्डी नाइट, आई एम अ फंकिंग हेल नाइट। कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े सभी बॉडीगार्ड अपना सर झुका लेते हैं। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपना सर ऊपर कर वंश को देखे। वंश अपनी बाहों में राहत को लिए था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक राक्षस राजा उसे अपनी बाहों में एक खूबसूरत और नाजुक सी प्रिंसेस को लिए है। तभी भस्मा अपनी नजरें धीरे से ऊपर उतर वंश के तरफ देखने लगता है। वह वंश को देखकर अपने मन में नाइट किसके लिए, किसी की मौत कोई मायने नहीं रखती। आज वह इस लड़की के पीछे यहाँ पर आया है जिसके लिए वक्त और काम बहुत मायने रखता है, जो यहाँ पर आया है मतलब ज़रूर आगे जाकर नाइट की वुमेन होने वाली है। कहते कहते वह घुटनों के बल बैठ जाता है और उससे ऐसे बैठने से सभी घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अगर भस्मा की बात करें तो वही शख्स है जो वंश को जेल में मिला था और उसका साथ दिया था। आज वह उसके साथ यहाँ पर है। वही वंश राहत के चेहरे को देखकर उसके बालों को उसके कान के पीछे करके अपनी एक अंगुली को राहत के चेहरे पर लगाकर उसे गोल गोल घुमाते हुए, अब तुम्हारी बारी कैंडी, तुमने गलती की है तो सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ना, नहीं तो तुम बहुत बिगड़ जाओगी। और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी हद से बाहर जाओ। कहते हुए वो राहत को अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। वही भस्मा भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वहाँ बस्ती जहाँ पर लोग काम कर रहे थे वह सभी अपना सर झुका लेते हैं। कोई भी वंश और राहत का चेहरा नहीं देखता क्योंकि सारे बॉडीगार्ड ने उन दोनों को घेरे हुए हैं, जिसकी वजह से किसी को भी नहीं पता है कि क्या अंदर कोई शख्स है। वही लड़की जिसे राहत ने देखा था वह सब देख ही रही थी। वह मौका पाकर उसी भीड़ से कहीं गायब होने लगती है। वह लड़की एक नज़र पीछे बस्ती में देखती है, फिर वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी वह किसी से टकरा जाती है जिससे वह ज़मीन पर गिर जाती है। उसके सर पर हल्की सी चोट लग जाती है। फिर भी वह जैसे तैसे करके अपने सर को सहलाते हुए अपना सर ऊपर करके देखती है तो सामने वाले शख्स को देखकर डर जाती है क्योंकि सामने और कोई नहीं भस्मा था जो उसे अपनी छोटी आंखें करके देख रहा था। वही वह लड़की अपना सर झुका लेती है अपनी शांत आवाज़ में बड़ी मासूमियत भरी से, सॉरी मेरी नज़र नहीं गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। कहते हुए वह लड़की वहाँ से जाने वाली थी तभी भस्मा उसका हाथ पकड़ लेता है तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है। वही भस्मा उसे गौर से देखते हुए, भागने का रास्ता अच्छा ढूंढ लिया है पर भागने से पहले यह सोचो कि तुम जाओगी कहाँ। यह सुनकर वह लड़की बड़ी मासूमियत से, बस मुझे यहाँ से कहीं भी जाना है, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी रहना नहीं है, जो रास्ता मिलेगा उसमें कहीं गुम सी हो जाऊंगी पर वापस इस जगह पर बिल्कुल नहीं आऊँगी। यह सुनकर भस्मा को सोचता है और फिर अपनी कार का दरवाज़ा खोल देता है जिससे वह लड़की बिना सोचे समझे उसकी कार में बैठ जाती है और भस्मा भी अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। वंश के जाने के बाद करीब आधे घंटे बाद वहाँ पर कार की लाइन लगी हुई थी। गेट के सामने 15 से 20 कार आकर रुक जाती हैं। उस कार में से सभी बॉडीगार्ड बाहर निकलते हैं। तभी बीच वाली कार का दरवाज़ा एक बॉडीगार्ड खोल देता है और उस कार से बाहर आ जाता है तेजपाल और उसके पीछे पीछे रवि। वह सभी कोठे के अंदर चले जाते हैं। वही दूसरी तरफ बिल्डिंग के नीचे वंश राहत को अपनी गोद में उठाए कार से बाहर आ जाता है। जैसे ही वंश कार से बाहर आ जाता है वह कार वहां से फुल स्पीड से चली जाती है और वहीं वंश अपनी गोद में राहत को लिए अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद वह राहत को उसके अपार्टमेंट में न ले जाकर खुद के अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। उसे अपने रूम में लाकर उसे अपने किंग साइज बेड पर लेटा देता है। उसे दूर रहकर उसके चेहरे को देखता है जो पूरी तरह थप्पड़ की वजह से लाल हो चुका है और साथ ही साथ उसके सर पर जो हल्का घाव था उससे खून आना तो बंद हो चुका था
पर वहाँ पर थोड़ा सा खून बचा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर वंश एक गहरी सांस लेकर वहाँ से अपने वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। वंश कल आधे घंटे बाद एक टॉवल में अपनी लोअर बॉडी को कवर करके हाथों में एक छोटा सा बाउल और उसे एक कॉटन का कपड़ा लिए राहत की तरफ बढ़ जाता है। वह राहत के चेहरे को देखता है, फिर उसके साइड में बैठकर उसके कपड़े निकालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके कपड़े निकाल देता है। अपना राहत सिर्फ अपने प्राइवेट कपड़ों में थी। उसके शरीर को देखकर वंश एक ठंडी आहें भरता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ जाती है जिससे उसके हल्के से दांत दिखने लगते हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल बेहद खतरनाक बन रही थी उसे। वही वंश राहत के कपड़ों को निकालकर उस कॉटन के कपड़ों से उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने लगता है। उसने उसके प्राइवेट कपड़े निकाले नहीं थे, वह तो उसके बॉडी पर थे और पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लीन किए जा रहा था। उसके पूरे शरीर को क्लीन करने के बाद उसके चेहरे की तरफ बढ़ जाता है। चोट पर मलहम लगाकर हल्की सी पट्टी लगा देता है और ओठों पर हल्का सा मरहम लगाकर उसके चेहरे को अच्छे से क्लीन करने के बाद अपनी जगह से पर खड़ा हो जाता है। अपना एक वाइट कलर का टी शर्ट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाने लगता है। वह वाइट टी शर्ट को भी देखता है तो कभी राहत को, जो बेचैन सी बेड पर लेटी हुई थी। उसे देखकर वंश मासूम सा चेहरा बनाने पर ओंठ पर सनकी भरी मुस्कुराहट लिए बड़ी अजीब तरह से, कैंडी तुम बहुत बुरी हो। देखो अब मैं तुम्हारे पूरे कपड़े निकालने पड़ेंगे। सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम वहाँ पर नहीं जाती तो मुझे यह सब करना ही नहीं पड़ता। पर देखो मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, पर तुम हो जो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। बैड कैंडी कहते हुए राहत के बेहद नज़दीक चला जाता है और उसके पूरे कपड़े को निकाल देता है और उसे टी शर्ट भी पहना देता है। उसे टी शर्ट पहनाने के बाद उसके गालों को हल्का हल्का सहलाने लगता है और जैसे ही ब्लैक बॉक्सी पहने राहत के साइड में लेट जाता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसके सर को हल्के से अपने सीने पर रख लेता है। उसके बालों को सहलाने लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आने लगती है। वह सीलिंग की ओर देख लेता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है और वह गहरी नींद में चला जाता है। या तो वंश को आराम के साथ सो चुका था, वह किसी भी नींद पूरी हो चुकी थी। महेश्वरी विला के अंदर का सीन। सईम अपने कमरे में बैठा हुआ था। इस समय उसके सर पे बहुत दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से वह सोफे पर बैठी है और सर को दबाकर उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिससे सईम अपनी जगह से खड़ा होकर दरवाज़ा खोलने के लिए चला जाता है। जैसे ही सईम दरवाज़ा खोलता है तो उसका सामना पर्सनल असिस्टेंट मानस खड़ा था। मानस के हाथों में एक फाइल को लिए उस फाइल को देखने लगता है, फिर उसका सर हिलाकर हाँ कहकर दरवाज़ा बंद कर देता है। दरवाज़ा बंद करने के बाद वह सीधे सोफे पर चला जाता है। सोफे पर आकर वह फाइल ओपन करता है तो सामने हैप्पी की पूरी डिटेल्स उनसे मिल जाती है, जहाँ पर वह कॉलेज से लेकर के अपने अनाथ आश्रम में उसकी तरफ से 22-23 है। सब कुछ जानने के बाद उसकी नज़र उसके कॉन्टैक्ट नंबर पर चली जाती है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह कुछ सोचकर अपने मोबाइल को अपनी पॉकेट से निकालकर हैप्पी का नंबर डायल कर देता है। 3 रिंग में ही हैप्पी कॉल उठा लेती है। सईम के कानों में हैप्पी की प्यारी आवाज़ सुनकर सुनाई देती, हेलो जी कौन? हेलो, मैनू जवाब तो दो। सामने से जब हैप्पी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है तो गुस्से में कॉल को कट करके वह जाने ही वाली थी कि कॉल फिर से आ जाता है। कॉल को अटेंड कर गुस्से भरी आवाज़ में, तुसी कौन हो? अगर हैप्पी को गुस्सा आ गया ना तो तुम जहाँ पर हो ना वहीं पर आकर तुझसे ना सर फोड़ दूँ तो कौन बताना? कब से हैप्पी को परेशान किए जा रहा है?
तभी हैप्पी के कानों में संयम की आवाज़ सुनाई देती है। बकवास कितनी बात करती हो, सामने वाले को बात तो करने दो। मैं कुछ बात करूँगा, तुम तो बहुत बुरी हो, मुझे बिना बताए यहाँ से चली गई, या तो अच्छी बात नहीं है। बकवास सुनकर हैप्पी को संयम की आद आ जाती है। वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुंह खोले, तुसी मेरा नंबर कहाँ मिला? देखो जी हैप्पी, आपके घर में कोई चोरी करने आई नहीं थी, मेरा पीछा छोड़ दो। वैसे भी हैप्पी को बहुत सारा काम है, तो आप ही के पास बिल्कुल भी बकवास नहीं है। तो तुसी ना अपने काम से काम रखो और हैप्पी को अपने काम से काम रखने दो। क्यों किसी की ज़िंदगी में 2 इंच की नाक अड़ा रहे हो? सही, हम अपनी नॉज के बारे में ऐसा भद्दा सा कमेंट्स हैप्पी के मुंह से सुनकर बक तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही कहने लगी हो? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मेरे नोज़ के बारे में बात करे। इस पर हैप्पी मुस्कुराते हो, देखो जी, जो सच है वही बता रही हूँ हैप्पी। वैसे भी आपकी नाक है इतनी बड़ी है कि इस पे हैप्पी भी क्या कर सकती है? यह सुनकर संयम सोचते हुए मुस्कुराकर, मिस बक तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी इस बात पर मैं तुम्हें जेल भेज सकता हूँ? या तुम जिस अपार्टमेंट में रहती हो उस अपार्टमेंट में कोई इलीगल कहकर तुम्हें जेल भेजा सकता हूँ? या तुम्हें उस अनाथ आश्रम में जो गवर्नमेंट का काम चालू है अगर बंद हो गया तो? यह सुनकर हैप्पी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके चिल्लाते हुए, तुसी यह बहुत बुरी बात कर रहे हो। आप एक प्रेसिडेंट होकर मेरे जैसी बच्ची के साथ आप यह सब करते हो? तुसी बहुत बहुत बुरे हो, तुसी ना गलत काम कर रहे हो। मैं आपके ऊपर कमेंट करूँगी। तुसी हैप्पी को धमकी दे रहे हो। हैप्पी की बात पर संयम जोर जोर से हंसते हुए, अच्छा क्या करोगी कंप्लेन? तुम्हें लगता है बक कि तुम्हारे अगर कंप्लेन कर देने से मेरा कुछ कर सकती हो? मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोई गली का चोर नहीं जो तुम्हारी एक कंप्लेन पर पूरी पुलिस ऑफिसर आकर मुझे अरेस्ट करेगी। यह सुनकर हैप्पी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मासूम भरी आवाज़ में, तो आप हैप्पी को क्यों परेशान कर रहे हो मुन्ने? बता देना, मैंने तुझसे क्या करना है? हैप्पी की बात सुनकर संयम कुछ समय नहीं आता है कि वह क्या करे। बक पहले तो तुम्हारी बात सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आता है, तू जो भी कर साफ साफ कहा कर। यह सुनकर हैप्पी बड़ी मासूमियत से, मैनू कहने का मतलब यह सी कि मैनू तुसी क्या बिगाड़ा है? यह सुनकर संयम अपने दिल पर हाथ रखकर बड़ी अजीब अंदाज में, तुमने तो मेरी नींद चैन सब कुछ चुरा लिया है। क्या है ना, तुम्हारी यह मासूम आंखें, तुम्हारा वह चेहरा मुझे पागल कर रहा है। अब मन कर रहा है कि जल्दी से तुम्हें मैं अपना बनाऊं, पर उससे पहले तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, नहीं तो सब लोग बोलेंगे कि प्रेसिडेंट की वाइफ ग्रेजुएट भी नहीं है। संयम की अजीब व गरीब बात सुनकर हैप्पी मुंह बनाते हुए, प्रेसिडेंट की वाइफ? तुसी ठीक तो हो ना? मैनू कहने का मतलब यह सू कि तेनू किससे कहा कि आपकी वाइफ बनना चाहती हूँ? मैनू बहुत अच्छे से दिन जा रहे हैं, उसमें मुझे कोई अड़बड़ गड़बड़ रास्ते नहीं चाहिए, तो इसी वजह से मैनू आपकी वाइफ नहीं बनना। संयम ठंडे आवाज़ में, तुमसे पूछ कौन रहा है बको? वैसे सुना है तुम्हारे अपार्टमेंट का रेंट नहीं भरा है और तुम्हारी रेंट ऑनर बहुत चिल्ला रही है तुम पर, तो क्या ना तुम मेरे अपार्टमेंट में आकर रहो? वैसे भी मैं अकेला ही रहता हूँ, अगर तुम आ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संयम की बात सुनकर हैप्पी हैरानी भरी आवाज़ में, क्या तुझे कैसे पता मेरी रेंट मालिक? तुमको कैसे पता है कि मालकिन चिल्लाती है? क्या तुमने मेरे पीछे जासूस लगा रखे हैं? कहते हुए हैप्पी चारों तरफ देखने लगती है, फिर वो मराते हुए, वैसे भी हैप्पी को किसी की ज़रूरत नहीं है, हैप्पी अपना घर ढूंढ सकती है, मैंने तुझसे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वाई गॉड, वैसे भी मुझे बख्श दे, बाय गुरु, तुझसे सारी मनोकामना पूरी करोगे। इस पर संयम जोर जोर से हंसते हुए बड़ी अजीब मुस्कुराहट लिए, या तो मुझसे नहीं होगा, तुम्हें वाहिगुरु से कहना कि जल्दी से हम दोनों की शादी करा दे,
या हो सकता है कि उसने और भी मेरी बड़ी मनोकामना पूरी कर दे। वैसे कल सुबह मेरा ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा, सामान के साथ रेडी रहना। अगर गलती से तुमने इससे नज़रअंदाज किया तो तुम्हारा अनाथ आश्रम तो है। वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी के पर वेस्ट करूं, तो बेहतर होगा कि जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। कहते हुए संयम बिना हैप्पी की बात सुने कॉल कट कर देता है। वही हैप्पी भी सदमे में वहीं पर बैठ जाती है। हैप्पी कभी अपने मोबाइल को देखती है तो कभी छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाने लगती है। वह कुछ से ही वाय गॉड, ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया हैप्पी ने जो अपने हैप्पी को बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। इससे मुझे बाहर कौन निकालेगा। कहते हुए हैप्पी को सोचते हुए किसी को कॉल कर देती है। फिर सामने से हेलो हैप्पी, कैसी हो। हैप्पी मुस्कुराते हाय ताई, हैप्पी मस्त है। यह सुनकर सामने से ताई तर आज मेरी हैप्पी ने मैंने कॉल करा। पाई की बात सुनकर हैप्पी छोटे बच्चों की तरह मुंह बना। ताई तू ना आई ना, हैप्पी को तुझसे हेल्प चाहिए। सामने से ताई जोर जोर से हंसते हुए हैप्पी तुम तो कभी नहीं बदलोगी। आधी मराठी और आधी पंजाबी और आधी हिंदी पूरा मिक्स करके एक अलग ही लैंग्वेज बना देती हो तू। और बताओ मेरी हैप्पी को अपनी ताई से क्या मदद चाहिए। यह सुनकर हैप्पी छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ठीक ठाक तो बता रहा हूँ। वैसे भी आपको पता है मराठी लैंग्वेज मुझे इतनी आती नहीं है, पर आपके साथ रहते रहते आई थी मुझे। और ताई एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने रेंट पे नहीं कर पाए हैं और मुंबई में आप ही हो जो मेरे जान पहचान में हो। बाकी तो कोई भी हमारे आश्रम की लड़की है नहीं। तो क्या कुछ दिनों के लिए आपके घर रह सकती हूँ। यह सुनकर ताई हैप्पी पर चिल्लाते हो। हैप्पी यह कैसी बात कर रही है तू बिना झिझक के मेरे घर में आ सकती है। मैं तेरी ताई हूँ और जितने दिन रहना है तो रह सकती है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तुझे। यह सुनकर हैप्पी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने आंसू को पोंछते हुए बड़ी मासूम की आवाज़ से ताई आप सबसे अच्छी हो, तुला माहिती तू ना जगती बेस्ट ताई है। यह सुनकर ताई जोर जोर से हंसते हुए हैप्पी बस बहुत हो गया, मेरे कान दर्द करने लगे हैं तुम्हारी बात सुनकर। तू ना कल से ना अपना सामान रेडी करके रख दे, अपने देवर को तुम्हें भेज दूंगी लेने के लिए। यह सुनकर हैप्पी अपना सर हाँ में हिलाकर उससे बात करने लगती है। जल्दी से कॉल कट करने के बाद हैप्पी अपना सामान पैक करने लगती है। जाते हुए हैप्पी एक बड़ी मुसीबत टल गई। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से निकल जाऊँगी, फिर इस प्रेसिडेंट से तो मैंने छुटकारा मिल जाएगा। वैसे भी मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है और मुझे उसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। कहते कहते वह अपना सामान पैक करने चली जाती है। वही दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। राहत अपनी आंखें धीरे धीरे खोल देती है। उससे सर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। वह अपनी आंखें खोलकर सामने सीलिंग को देखती है। उसे बहुत अजीब सा महसूस होने लगता है। वह धीरे धीरे करके बेड पर बैठ जाती है। तब वह महसूस करती है कि यह रूम उसका नहीं है, क्योंकि वह पूरा रूम ब्लैक ग्रे कलर से ही इंटीरियर किया गया था। राहत चारों तरफ देखते हुए खुद से ही आखिर मैं हूँ कहाँ और सारे सर ओह क्यों इतना मेरा सर दर्द कर रहा है। तभी उसके कानों में ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, गुड मॉर्निंग कैंडी। यह आवाज़ यह ब्रेजनेस राहत को जाना पहचाना लगता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर देखने लगता है। वह अपनी गर्दन धीरे धीरे कर के दरवाजे की तरफ करती है। वहाँ पर वंश ब्लैक शर्ट पहने शर्टलेस होकर अपना एक पैर क्रॉस करके अपने हाथों में कॉफ़ी का मग लिए उसके चम्मच डालकर गोल गोल घुमाते हुए राहत को भी बड़ी अजीब तरह से देख रहा था, जिससे राहत को बहुत डर लग रहा था।
पर जैसे ही राहत को ब्लू आइज वंश के सिल्वर आइज से टकरा जाती हैं, वैसे ही उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसकी आंखों में घबराहट साफ साफ दिखने लगती है। तो जल्दी से अपनी आंखें पूरी दूसरी तरफ करके वह अपना सर नीचे कर लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वंश यहाँ क्या कर रहा है। वही राहत के ऐसे करने से वंश के चेहरे पर डेडली स्माइल आ जाती है। वह वैसे ही भी काफ़ी मग को अपने हाथ में लिए राहत की तरफ बढ़ने ही लगता है। वही राहत भी यह महसूस कर रही है कि वंश उसके नज़दीक आ रहा है। वह महसूस करके उसकी हुई पकड़ बेडशीट फर्श जाती है। उसके ऊँट डर से कांपने लगते हैं। तभी वंश राहत के बेहद नज़दीक आ जाता है, जिससे राहत की सांस रुक जाती है। तभी राहत मासूम करती है, काफ़ी मग वंश मैं उसके साइड वाले टेबल पर रखा है। यह महसूस करके उसे थोड़ी सी राहत मिलने वाली थी कि तभी वह बेड पर लेटी हुई थी और उसके ऊपर वंश आया हुआ था, जिसे राहत और भी डर जाती है। वह ब्लैंकेट में अपने नोज पर लाते हुए नीली आंखों से उसे देखने लगती है। इस समय उसकी आंखें बेहद डर चुकी थी और किसी बिल्ली की बच्ची की तरह दिख रही थी। वही वंश राहत की नीली आंखों को देखकर कुछ सोचते हुए, यू नो कैंडी, आई हैड ब्लू आइज। इन्हें देखकर ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। यह सुनकर राहत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वंश को टुकुर टुकुर देखने लगती है, जिससे वंश राहत की आंखों को देखते हुए अपनी ठंडी आवाज़ में, कैंडी। वंश की ठंडी आवाज़ सुनकर राहत डर से अपनी पल के नीचे झुका लेती है। वह अपनी कांपती हुई आवाज़ में, कल क्या हुआ था। वंश राहत के इस बात पर उसके चेहरे को पकड़कर उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाया। थिंक कैंडी, थिंक, कल तुम कहाँ गई थी और जिसके साथ गई थी और वहाँ पर क्या हुआ। वंश की बात सुनकर हाथ सोचने लगती है। धीरे धीरे उसे मूवी की तरह हर सीन याद आने लगती है। उसके दिमाग में वह एक मूवी की तरह चलने लगता है, जिसकी वजह से उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी उसे याद आ जाता है कि वह तो बेहोश हो चुकी थी, फिर यहाँ कैसे। राहत अपने आंसू को एक हाथ से पोंछते हुए बड़ी मासूम भरी आवाज़ में, कल तो मैं बेहोश हो गई थी न, फिर यहाँ कैसे। राहत इतना ही कह पाए कि उसकी एक चीख निकल जाती है और वह उसे कस के ब्लैंकेट को पकड़ लेती है, क्योंकि वंश ने राहत की गर्दन पर बिट किया हुआ था, जिससे राहत की आंखों से हल्के आंसू आने लगे थे। वही वंश राहत की तरफ देखने लगा। इस समय राहत की नीली आंखों में उसे मोती जैसे आंसू दिख रहे थे, जिन्हें देखकर वंश अपनी टंग को निकालकर राहत के ब्लैंकेट को उसके चेहरे से हटाकर उसके आंसुओं को लिंक करने लगता है, जिससे राहत अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। वही वंश ने अब तक ब्लैंकेट को राहत के शरीर से अलग कर दिया था, जिससे राहत को अजीब सा महसूस होने लगता है, क्योंकि राहत यह महसूस कर पा रही थी कि उसके अंदर कुछ नहीं पहना है। यह महसूस करके वह अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करके वंश को देखती है, जो इमोशनल लेस फेस लिए राहत को देख रहा है। इस समय राहत सिर्फ एक वाइट कलर की टी शर्ट में थी और वह जिससे ब्लैक कलर की हार्ट चार्ट पहने हुई थी। अगर देखा जाए तो दोनों कुछ कपड़ों में थे, वह कपड़े भी पूरे नहीं थे और राहत साफ साफ वंश का मस्कुलर और स्ट्रॉन्ग चेस्ट अपने सीने पर महसूस कर रही थी, जिससे उसे और भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। राहत अपनी आंखें हैरानी से बड़ी करते हुए बड़ी मासूमियत से, मेरे कपड़े किसने चेंज किए, मैंने क्यों कुछ नहीं पहना है। वंश अपना हाथ नीचे की ओर ले जाने लगता है। फिर से राहत पूरी तरह डर जाती है। वह जैसे ही वंश को रोकने वाली थी तो वंश उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की ओर ले जाता है। तभी वंश को कुछ महसूस होने लगता है तो उसकी आंखें और से हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। वह उसके सीने का दर्द साफ साफ महसूस कर सकती थी। वह जैसे तैसे करके अपनी आवाज़ को निकालकर, प्लीज़ स्टॉप, इट इज़ हर्टिंग मी,
राहत की दर्द भरी आवाज़ सुनकर वंश रुक जाता है। फिर कुछ सोचकर अपना हाथ वैसे ही अंदर से टी शर्ट के में रख कर उसकी आंखों में देखकर, ओह रियली कैंडी, व्हाट यू हर्ट मी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी पर ट्रस्ट करने की? तुम्हें पता है अगर मैं आता नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होता? और वैसे भी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़का बनने का बहुत शौक है। अगर ऐसा है तो मुझे बता दो, पूरी ज़िंदगी तुम लड़का ही फिर बन पाओगी। ज़िंदगी में एक बार भी लड़की नहीं बनने दूंगा तुम्हें कैंडी, टेल मी। यह सुन के राहत अपना सर नीचे कर लेती है, वह अपनी मासूम भरी आवाज़ में, पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे नहीं पता था कि वह ऐसा करेंगे। वंश राहत के चेहरे को देखते हुआ, जो पूरी तरह से लाल हो चुका था, वह अपने हाथ को राहत के टी शर्ट से निकालकर उसके चेहरे को सहलाते हुए, यही तो बड़ी प्रॉब्लम है कैंडी। और सबसे बुरी बात तुम्हारी यह मासूमियत, जो किसी पर भी भरोसा कर लेती है। यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितना तुम समझती हो। यह सुनकर राहत वंश की तरफ देखकर बड़ी मासूमियत से, ऐसा क्यों कह रहे हो? यहाँ पर अच्छे भी लोग हैं, जैसे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरे दोस्त और तुम। वंश राहत के मुंह से अपने लिए अच्छा सुनकर जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी उस रूम में बहुत ही क्रीपी साउंड कर रही थी। आगे का एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। क्या करेगा राहत, क्या करेगी वंश कैसे पनिशमेंट देगा राहत को, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।